नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत श्रावस्ती से आ रही एक दर्दनाक खबर के साथ। वहां पर सड़क हादसा हो गया है। बेकाबू कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है और इस टक्कर के बाद बाइक और कार तालाब में पलट गए। इसमें बाइक सवार की मौत की खबर आ रही है। नेशनल हाईवे 730 के बौद्ध परिपथ पर खरगौरा बस्ती पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और तालाब में पलट गई। बाइक भी पानी में समा गई और गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार सभी 4 यात्री सुरक्षित हैं। समय रहते उन्हें कार से निकाल लिया गया। मृत युवक का नाम मुकीम बताया जा रहा है और ये चक्की स्पेलर पर मजदूरी करता था। श्रावस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और कार दोनों ही तालाब में समा गए। बाइक सवार की मौत की खबर है। मजदूर था, चक्की स्पेलर पर मजदूरी करता था, नाम मुकीम। बाइक को बचाते वक्त हादसा हुआ। बाइक और कार दोनों ही तालाब में समा गए। देखिए कार को बाद में कैसे निकाला गया। कार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, 4 यात्रियों को। दर्दनाक सड़क हादसा और युवक की मौत की खबर। तो ये वो क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप से तेल लेने आया था। तेल भरा करके जब ये निकला था, इतने में उधर से कुछ लोग, मतलब 4 व्हीलर से थे, 2 लोग गाड़ी जो चला रहे थे, उन्होंने शराब पी रखी थी, जो कि गाड़ी है गोरखपुर की। उन्होंने अचानक से मतलब इसको टक्कर मारी, तो ये गाड़ी ले जा करके बिल्कुल रोड के बाईं साइड में नीचे ज़मीन पे गिरा, जहाँ पे पानी भरा हुआ था, और ऊपर से फिर इसके वो 4 व्हीलर भी जा करके गिरी। और उसका एक्सीडेंट यहीं कहीं आसपास कटरा में हुआ था। जब यहाँ अस्पताल पहुँचा है तो मृत अवस्था में ही था। कुछ जानकारी मिली कहाँ कैसे क्या हुआ है, कुछ चोट वगैरह? नहीं, हेड इंजरी थी उसको, और पहले शायद दुर्घटना के बाद उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, और कंडीशन उसकी जब बिगड़ी है तो वहाँ से रेफ़र किया था, और यहाँ अस्पताल पहुँचने पर वो मृत अवस्था में। अगली खबर सहारनपुर से। कई जगहों पर वहां पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। आयकर विभाग और पुलिस की टीम ने वहां पर छापा मारा है और टैक्स चोरी के मामले में कई जगहों पर यह छापेमारी की गई। पटेल नगर के मेहता बंधु के आवास पर गोदाम में भी छापा मारा गया है। अंबाला रोड गोदाम, पटेल नगर और मिशन कंपाउंड में छापा मारा गया है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहां भी दस्तावेजों की जांच की गई है। सहारनपुर से खबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई जगहों पर छापे। मेहता बंधुओं के वहां छापा, कई चार्टर्ड अकाउंट्स के वहां भी दस्तावेजों की जांच। ये बड़ी अपडेट। और इस छापे के बाद मुश्किल में बताए जा रहे हैं मेहता बंधु। कई जगहों पर छापा इनकम टैक्स का, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट भी। टैक्स चोरी के मामले में कई जगहों पर रेड्स की है वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम की छापेमारी सहारनपुर में कई स्थानों पर। गोदाम पर भी छापा मारा गया है। कई चार्टर्ड अकाउंट्स के वहां रेड की गई। ताजा अपडेट सहारनपुर से। कई जगहों पर छापे की खबर। टैक्स चोरी के मामले में छापे मारे गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय। आयकर विभाग से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें। बड़ी छापेमारी की खबर है। आयकर विभाग के द्वारा देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, इन तमाम शहरों में छापे मारे गए। इसके अलावा सहारनपुर के प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया, नवीन कुमार मित्तल और इसके साथ साथ नितिन गुप्ता के ठिकानों पर और घरों पर रेड की सूचना मिल रही है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारियां उनके पास, बताइए रवि। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो सुबह से ही चल रही है, जिसमें खासतौर पर बात करें तो देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे 3 दर्जन से अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग लगातार आज सुबह से ही रेड कर रहा है। अगर देहरादून में अभी तक की जानकारी देखें तो जो एडिशनल डायरेक्टर है ठाकुर मकवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट, इनके नेतृत्व में देहरादून में छापेमारी चल रही है। इसमें अभी तक जो नाम सामने आए हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, मंजीत जौहर है, राज लुम्बा है, मेहता ब्रदर्स, और इसके अलावा अगर बात करें तो जो भूमाफिया ही है, कुछ ऐसे भूमाफियाओं के नाम सामने आए हैं जिनके ठिकाने और घरों पर लगातार रेड चल रही है। आयकर विभाग को इसको लेकर बहुत सारी सूचनाएं उनके पास थी, बहुत सारा इनपुट उनके पास था। हालांकि जब भी आयकर विभाग की छापेमारी होती है तो जो बड़े अधिकारी हैं इसको लेकर कुछ
खासी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे पास जानकारी वो यही है कि देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, सहारनपुर, इन तमाम ठिकानों पर इन तमाम लोगों के नाम जो मैं जिक्र कर रहा था, इनके यहाँ रेड पड़ रही है और घरों पर भी, और जहाँ पर भी इनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी इनकम टैक्स लगाकर छापेमारी कर रही है। बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनको खंगालने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डीलर देहरादून के हैं मंजीत जौहर, राज लुम्बा, ये तमाम जो नाम है इनके बारे में दर्शकों को बताएं रवि। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी डीलर जिनकी आपने बात की है, तमाम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इससे पहले भी तमाम ऐसे जो है FIR या लोगों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी की प्रॉपर्टी बेच देना, या फिर इसमें से कुछ ऐसे लोग जो कई बार यहाँ से फरार हो गए थे और लोगों से मोटा पैसा ले लिया था, इस सब तरीके के तमाम आरोप भी इन लोगों पर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अपूर्व संपत्ति अर्जित की गई है, बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनको खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही ये इनकम टैक्स के पास बहुत महत्वपूर्ण इनपुट थे और इसी वजह से ये छापेमारी यहाँ पर चल रही है। देखना होगा कि छापेमारी में क्या कुछ निकलकर इनकम टैक्स को मिलता है और क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं। ये डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उनके नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है रवि। आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? ये कब से वहां पर है या इनकी पोस्टिंग ही देहरादून में है रवि? बिल्कुल राजेंद्र, देखा जाए तो जो एडिशनल डायरेक्टर है ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट, इनके नेतृत्व में देहरादून के जो इलाके हैं वहां पर छापेमारी की सूचना मिल रही है कि इनके नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है और इनके साथ तमाम जो आयकर विभाग की टीमें हैं वो इनके साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि जो घर है उन पर तो रेड होगी, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे जिनके जो कॉम्प्लेक्स है या फिर मॉल है, दुकानें हैं या फिर ऐसी जो प्रॉपर्टी है वहां पर भी रेड की जा सके ताकि तमाम चीजें समय रहते मिल जाए, कोई चीजें इधर उधर ना हो। इन तमाम चीजों को देखकर ही ये छापेमारी है और इसकी वजह से एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, ये दो जो बड़े अधिकारी हैं, इनका पूरा नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में ही पूरी टीम इनकी छापेमारी कर रही है। लेकिन दूसरे शहरों में भी छापेमारी हो रही है, तो क्या ये जो लोग हैं जिनके वहां छापे मारे गए हैं रवि, इनके ठिकाने दूसरे शहरों में भी हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से देहरादून से जुड़ा हुआ ऋषिकेश है और उसके बाद हम सहारनपुर की बात करें, यहाँ तक कि दिल्ली तक, तो ये माना जा रहा है कि इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर भी जुड़ी हुई है और यही वजह है कि जो ठिकाने हैं वो देहरादून में भी है, ऋषिकेश में भी, दिल्ली, सहारनपुर में भी, सभी लोगों के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम जगहों पर एक साथ रेड की जाए ताकि जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल सके और इसी वजह से हर एक जगह पर, ताकि कोई भी चीजें हैं वो छूट न पाए, तमाम जगह जहाँ जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ पर इन लोगों के ठिकाने हैं वहां पर एक साथ संयुक्त रेड हो। यही वजह है कि एक संयुक्त रेड के तौर पर जो है इनकम टैक्स की छापेमारी देखी जा रही है और सुबह से इस तरीके की सूचना है कि देहरादून उसके आसपास यही स्टाइल होती है, यही तरीका होता है इनकम टैक्स की छापेमारी का रवि। हमने जो इससे पहले भी देखा है कि एक साथ तमाम ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके बाद जो है बहुत समय बाद ये बताया जाता है कि क्या उसमें प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका रवि। आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम झांसी और प्रयागराज में प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम ये प्रबुद्ध सम्मेलन संबोधित करेंगे। सीएम योगी झांसी से बुंदेलखंड को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। आज 327 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री आज। तो बुंदेलखंड के लोगों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है शासन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। झांसी से बुंदेलखंड के लोगों को 327 करोड़ की योजनाओं का गिफ्ट देने वाले हैं मुख्यमंत्री। या तो उनका शिलान्यास होगा या तो उनका लोकार्पण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज को विकास की बड़ी सौगात देंगे। उन्हें यहां पर विकास की 1294 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना है। इनमें से 325 करोड़ रुपए की जो योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 969 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिनकी शुरुआत होनी है उनका शिलान्यास किया जाना है। तो शिलान्यास और लोकार्पण के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर बन रखे गए हैं और ये पूरा कार्यक्रम प्रयागराज के परेड ग्राउंड पर होना है, जिसके लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के वक्त यहाँ पहुंचेंगे। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सभा की तरह ये पूरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, जबकि पीछे खाली जगह रखी गई है ताकि अगर इससे ज्यादा लोग आते हैं तो वो खड़े होकर के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को सुन सके। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भी जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं। प्रयागराज में अभी
भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादातर नगर पंचायतों में अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो बाकी नेता हैं वो प्रयागराज में विकास की तमाम सौगातें देकर और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों से संवाद करके यहाँ के जो वोटर्स हैं उन्हें साधने का काम करेंगे, ताकि नगर निकाय के जब चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता एक बार फिर से हासिल हो सके। तो नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में बेहद अहम कार्यक्रम है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ सीधा भी जुड़े हुए हैं, अब उन्हीं का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या काउंटडाउन वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर और क्या उनके पास और ताज़ा अपडेट्स हैं। सीधा मोइन का रुख करते हैं, प्रयागराज आपको लिए चलते हैं, वहीं कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं मोइन। तो ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा है और जाहिर सी बात है वहाँ पर तैयारियाँ आखिरी चरण में होंगी मोइन। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर तकरीबन 2 बजे पहुंचेंगे। उन्हें यहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल होना है और जो सबसे मुख्य कार्यक्रम है वो है 2 साल के बाद संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। तो 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परेड मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वो सबसे पहले इसी पंडाल में आएंगे। यहाँ विकास की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 284 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। तकरीबन 1294 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जगह पर जो है वो प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस जगह पर 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है और जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उसके जरिए उसमें जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश करेंगे, साधने का काम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जनों के इस सम्मेलन में। और उसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण का जो ICCC सेंटर है यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, वहां पर महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। उस बैठक कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बैठक पे अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं रहेंगे बल्कि उनकी पूरी सरकार होगी। दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, 8 कैबिनेट मंत्री होंगे, 6 राज्य मंत्री होंगे, सूबे के चीफ सेक्रेटरी होंगे, डीजीपी होंगे, तमाम विभागों के अपर मुख्य सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों का रोडमैप तैयार किया जाएगा, उसका खाका तैयार किया जाएगा और उस आज की जो बैठक होगी उसमें जो व्यवस्था में लगे हुए अधिकारी हैं उनको सरकार की मंशा से अवगत किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के परेड ग्राउंड स्थित पंडाल में जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है। आप देखिए कि जो तैयारियां हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंच के ठीक नीचे रंगोली सजाई जा रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, रंगोली सजाई जा रही है और अभी जबकि कुछ घंटे बाकी हैं इस कार्यक्रम को शुरू होने में मोइन, ये काफी सज भी चुका है और अभी बहुत सुंदर दिख पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका मोइन तमाम जानकारियों के लिए और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि महाकुंभ 2025 की समीक्षा के लिए आज जो बड़ी बैठक बुलाई गई है उसमें कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे। बहुत धन्यवाद आपका मोइन। तो अब आगे बढ़ने का वक्त, अगली खबर का रुख करते हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य का बड़ा दावा सामने आ रहा है। मैनपुरी की जनता 2024 लोकसभा के चुनाव की नींव रखेगी, ये कह रहे हैं शिवपाल यादव के सुपुत्र आदित्य यादव। और आम चुनाव में समाजवादियों का परचम लहराएगा, ये भी उनका ही बयान है। मैनपुरी से डिंपल यादव बड़े वोटों से जीतेंगी, आदित्य यादव कह रहे हैं। और हमारी राजनीतिक दूरियां समाप्त हो गई हैं। आदित्य यादव हमने देखा है कि अभी जो सभाएं हुई हैं, छोटी छोटी जो जनसभाएं हुई हैं, उसमें वो कितने सक्रिय थे और कई बार तो वो अखिलेश यादव के बहुत करीब देखे गए, उनसे कुछ कहते देखे गए, उन्हें कुछ बताते देखे गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि ये नींव है मैनपुरी का उपचुनाव 2024 के आम चुनाव का, लोकसभा के आम चुनाव का। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि डिंपल यादव बड़े अंतर से मैनपुरी उपचुनाव जीत जाएंगी। एक बात और जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कि हमारी राजनीतिक दूरियां समाप्त हैं, खत्म हो चुकी हैं और मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। मैनपुरी की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखने जा रही है, यह दावा किया है आदित्य यादव ने।
ने पूरे एक्शन मोड में आ चुका है। शिवपाल सिंह ने बहू डिंपल को जब से आशीर्वाद दिया, ऐसे में जसवंत नगर विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जा रही है और खुद शिवपाल सिंह ने अपने पुत्र आदित्य यादव और भतीजे अंशुल यादव जिला पंचायत को यहाँ की जिम्मेदारी दी है। भैया, जसवंत नगर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, किस तरह चुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, जसवंत नगर विधानसभा जो मैनपुरी लोकसभा में है, ये जसवंत नगर का इतिहास हो रहा है कि समाजवादियों की नींव रखने का काम इस जसवंत नगर ने किया। जब नेताजी ने पहला चुनाव अपना लड़ा तो जनता ने अपने जेब से पैसा देकर नेताजी को चुनाव लड़ाने का काम किया और उसके बाद नेताजी ने उसको अदा करने का जिस तरीके से काम किया, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इस जसवंत नगर का मैनपुरी का नाम किया। उसी तरीके से जब नेताजी का अब निधन हुआ है तो एक बार फिर इस जसवंत नगर को और इस मैनपुरी को मौका मिला है उस इतिहास को दोहराने का जो उस समय नेताजी के समय पर दोहराया था। तो मैं समझता हूं कि ये इस जसवंत नगर की खुशनसीबी है कि आदरणीय डिंपल यादव जी के रूप में नेताजी की परिवार से, नेताजी की विचारधारा से जुड़े हुए प्रत्याशी को चुनने का और उनको आगे बढ़ाने का जो मौका मिला है और इस मौके को हाथों हाथ जसवंत नगर की जनता ले रही है। बहुत बड़ी जीत, ज़्यादा नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि जसवंत नगर से कम 1 लाख वोटों की लीड से मैनपुरी के उपचुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी जीतने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय टेटावा, उन्होंने कहा है कि समाजवादी भ्रम में जी रहे हैं। जसवंत नगर में जिस तरह नेताजी को वोट किया जाता था, अब डिंपल को दूसरी जाति वोट नहीं करेंगे। देखिए, सभी समाज के लोग खुश हैं। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में और देश में ख़त्म हो चुका है। महिलाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं, जेवर पहन के रात में 2 बजे भी घूम सकती है और भ्रम में हम हैं। क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की, देश की है? क्या भ्रष्टाचार की स्थिति है? कितना बड़ी घटनाएं हो जाती हैं गुजरात से लेकर दूसरे प्रदेशों के अंदर और कहीं भी बात इनके ऊपर नहीं होती, कहीं भी जांच नहीं होती, दोषियों को जेल में नहीं बंद किया जाता और भ्रम में हम हैं। जनता समझती है। मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोटिंग का दिन होगा। मैनपुरी की जनता नींव रखने वाली है 2024 के जो आम चुनाव होंगे उसकी, और आम चुनाव में समाजवादियों का परचम लहराने वाला है। ये निश्चित तय हो चुका है। जसवंत नगर की जनता ने, करहल की जनता ने, किसनी की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने। आदित्य यादव एबीपी गंगा से बात कर रहे थे, वो आपने विस्तार में देखा और सुना। अब आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, लगातार इस उपचुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस सुबह वहां पर उपचुनाव के प्रचार का क्या माहौल है, क्या विशेष घटनाक्रम अभी तक हुआ है, क्या आगे पूरे दिन होने वाला है, ये हमें बताने जा रहे हैं नितिन उपाध्याय। नितिन। देखिए, बिल्कुल, देखिए, लगातार कहा जाए समाजवादी वर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हो रखा हुआ है, तेजी काफ़ी आ चुकी है। सियासी तपिश इस समय मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में महसूस की जा सकती है और समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरा सैफई कुनबा जुटा हुआ है, पूरे प्रदेश से तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे बड़े पदाधिकारी और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष लगातार मैनपुरी लोकसभा का दौरा कर रहे हैं। कल वो जसवंत नगर में थे और आज वो किशनी और कहा जाए भोगांव के जो बूथ अध्यक्षों की मीटिंग किशनी में लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 2:30 बजे के करीब एक मीटिंग वो बूथ अध्यक्षों की मैनपुरी सदर और करहल के जो बूथ अध्यक्ष हैं दोनों विधानसभाओं के, वो करहल के माया रिसोर्ट में लेने वाले हैं। तो कुल मिला के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, वो लगातार डटे हुए हैं। तो ऐसे में अब तो बीजेपी के नेताओं का दावा है कि इस बार परचम फहराने वाला बीजेपी का इस कमल खिलने वाला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि 2024 की में जो बदलाव की शुरुआत है वो मैनपुरी से होने वाली है और आज डिंपल यादव किशनी में करीब उनके 10 कार्यक्रम लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ करहल में आज अखिलेश यादव वोट मांगने जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो इलेक्शन है बहुत ही रोचक मैनपुरी उपचुनाव बहुत रोचक होता दिख रहा है और अभी भी उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ बने रहिए नितिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।